Hi everyone, you are with me AS Law Notes. Today we will discuss the topic admission and confession. Let's discuss. एडमिशन हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 15 to 25 में दिया गया है, जिसमें सेक्शन 15 to 21 एंड 25 डील करता है जर्नल एडमिशन से और सेक्शन 22 से 24 तक डील करता है कन्फेशन। कन्फेशन भी एडमिशन होता है जिसमें एक्यूज अपनी गिल्टी को एडमिट करता है। आइए स्टार्ट करते हैं एडमिशन की डेफिनेशन से। सेक्शन 15 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम डील विद द डेफिनेशन ऑफ एडमिशन। Admission is a statement, oral or documentary, or contained in electronic form, which suggests any inferences as to any fact in issue or relevant fact, and which is made by any of the person and under the circumstances. एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो ओरल फॉर्म में हो सकता है या फिर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है और वह स्टेटमेंट सजेस्ट करे इन्फ्रेंसेस ऑफ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। इट मीन्स वो स्टेटमेंट विच शोइंग सम कनेक्शन विद फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, और वह स्टेटमेंट उस पर्सन के द्वारा उन सर्कमटेंसेस में दिया होना चाहिए जो कि मेंशन है सेक्शन 16 to 18 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उसे हम एडमिशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या चुप रहना भी एडमिशन हो सकता है? तो इसका आंसर है यस। साइलेंस में अमाउंट टू एडमिशन इन केसेस वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक। जहाँ पर हमारी ड्यूटी है कि हम बोलें, क्वेश्चन का आंसर दें, उस सिचुएशन में हम चुप रहते हैं तो यह हमारा एडमिशन होगा कि हम वह सिचुएशन में हामी भर रहे हैं। When a person is required to answer a question and refrains from doing so, an adverse inferences can be drawn and his silence may be treated as an admission. This type of admission is known as estoppel by silence. इससे रिलेटेड केस देखते हैं। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राम सिंह 2002. The Supreme Court in this case held that if an accused person remains silent during the trial and does not offer any explanation for the incriminating circumstances, it can be viewed as an applied admission of guilty. जिन सिचुएशन में किसी पर्सन को बोलना चाहिए वह साइलेंट है, इसका मतलब यह है कि वह अपनी गिल्टी को एडमिट कर रहा है। साइलेंस कैन बी यूज एज एन एडमिशन इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ सर्कमटेंसेस, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज कंसिडर एन एडमिशन। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट साइलेंस इज कंसिडर एडमिशन इन ऑल सर्कमटेंसेस. It only happen in limited number of circumstances. The Supreme Court of India has said that investigators cannot force an accused person to speak up or admit guilty. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर किसी भी एक्यूज पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते कि वह अपनी गिल्टी को एडमिट करे। नाउ मूव टू टाइप ऑफ एडमिशन। देयर आर टू टाइप ऑफ एडमिशन। फर्स्ट इज फॉर्मल, सेकंड इज इनफॉर्मल। फर्स्ट, फॉर्मल. Formal admission are judicial admission, and in such a case, there is no need to prove the fact admitted under section 53 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम.
which says that facts which are judicially admitted need not to be proved. इनफॉर्मल एडमिशन को हम जुडिकल एडमिशन भी कहते हैं। यह वह एडमिशन होता है जो कि कोर्ट के सामने दिया जा रहा है किसी पर्सन के द्वारा। सो वेयर द पर्सन मेक एनी स्टेटमेंट इन एनी सूट और प्रोसीडिंग इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, देयर इज नो नीड टू बी प्रूव्ड अंडर सेक्शन 53 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सेकंड इज इनफॉर्मल एडमिशन, it also known as extrajudicial admission. Informal admission are usually made in casual conversation in ignorance of the possibility of it being used in future litigation. Informal admission वे होते हैं which is made outside the court of law in ordinary course of life. कोई भी स्टेटमेंट जो हम कोर्ट के बाहर किसी भी पर्सन से बोल रहे हैं वो हमारा इनफॉर्मल एडमिशन में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। एडमिशन व्हेन एडमिशेबल। कब एडमिशन एडमिशेबल होगा? फर्स्ट, व्हेन इट इज़ रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। जब वह सब्जेक्ट मैटर से रिलेट हो, जिस बारे में केस हो उसी से रिलेटेड हो। सेकंड, मस्ट बी इन नेचर ऑफ सेल्फ हार्मिंग। वह सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट होना चाहिए, ना कि सेल्फ सर्विंग। कोई भी पर्सन हो वह अपने फेवर में ही स्टेटमेंट देगा, तो एडमिशेबल उन स्टेटमेंट का होगा जो सेल्फ हार्मिंग हो, जो उस पर्सन के अगेंस्ट हो। थर्ड, एडमिशन मस्ट बी मेड बाय पर्सन एंड इन सर्कमटेंसेस मेंशन सेक्शन 16 to 18। उन सर्कमटेंसेस में एडमिशन एडमिशेबल होगा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 16 से 18 तक दिए गए हैं। आइए उन सेक्शन को पढ़ते हैं। हु कैन मेक एडमिशन। सेक्शन 16 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम डील करता है कि कौन पर्सन एडमिशन कर सकते हैं। इसके लिए 5 क्लासेस ऑफ पर्सन दिए गए हैं। फर्स्ट, पार्टीज ऑफ सूट और प्रोसीडिंग। पार्टीज से मतलब है प्लेंटिफ, डिफेंडेंट या फिर एक्यूज। सेकंड, एजेंट, जिसके पास यह अथॉरिटी है कि वह किसी भी केस या सूट के अंदर एडमिशन कर सकता है, जैसे पार्टनर। थर्ड, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। इसका मतलब हुआ जब कोई पर्सन किसी सूट में रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होल्ड किए हुए है और उस समय वह कोई भी स्टेटमेंट देता है तो वह एडमिशन कंसाइडर किया जाएगा। नेक्स्ट, जिस भी पार्टी का पिक्यूनरी और प्रॉपर्टी इंटरेस्ट हो किसी भी सूट के सब्जेक्ट मैटर में, उनके भी स्टेटमेंट एडमिशन माने जा सकते हैं। एंड द लास्ट इज प्रीडिसेसर इन टाइटल। इसका मतलब है कोई भी पर्सन जिससे आपने इंटरेस्ट ड्राइव किया हो। एग्जाम्पल, पर्सन ए ने पर्सन बी से कोई प्रॉपर्टी ली है, तो पर्सन ए जिसने वह प्रॉपर्टी दी है वह भी स्टेटमेंट दे सकता है किसी भी सूट में और वह एडमिशन माना जाएगा। कौन एडमिशन कर सकता है उसका नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 17। पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड अगेंस्ट पार्टी टू सूट। जर्नल रूल यह है कि जो स्टेटमेंट थर्ड पर्सन के द्वारा दिया गया है वह एडमिशेबल नहीं कंसाइडर किया जाएगा, बट सेक्शन 17 इसका एक्सेप्शन है। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ए कलेक्ट्स रेंट फॉर बी। बी एक पर्सन है जिसका ए पर्सन एजेंट है जो बी की बिल्डिंग से रेंट कलेक्ट करता है। जो ए पर्सन है वह बी का एजेंट है जो जिसका काम यह है कि वह सभी पर्सन से टाइम टू टाइम रेंट कलेक्ट करे। अब बी
ए को स्यू कर देता है क्योंकि ए ने सी से रेंट कलेक्ट नहीं किया। अब यह केस बी और ए के बीच का है कि ए पर्सन ने सी पर्सन से रेंट कलेक्ट नहीं किया। अब जो सी पर्सन है इसकी जो पोजीशन है इट मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट, क्योंकि सी की पोजीशन इम्पोर्टेंट है। वह यह डिसाइड करेगा कि ए की लाइबिलिटी है या नहीं है। अगर सी कहता है कि ए ने रेंट कलेक्ट कर लिया तब ए की कोई भी लाइबिलिटी नहीं हो गई, लेकिन अगर सी मना करता है तो ए की लाइबिलिटी होगी। सी एक थर्ड पर्सन है जो कि सूट की पार्टी नहीं है, फिर भी उसका स्टेटमेंट एडमिशन हमने एग्जाम्पल में देखा किया कि जाएगा सी थर्ड पर्सन है, उसके बावजूद भी उसकी की लाइबिलिटी डिसाइड करेगी। वह यही इस सेक्शन में बताया गया है कि पार्टी टू द थर्ड पर्सन होने के बावजूद भी नेक्स्ट सेक्शन 18 का स्टेटमेंट एडमिशन लाइबल बाय पर्सन होगा, एक्सप्रेसली admissible रिफर्ड होगा। टू बाय द पार्टी टू द सूट। अगर पार्टी किसी पर्सन को स्पेसिफिक रिफ़र कर रही है कि कोर्ट जाकर उस थर्ड पर्सन से पूछ ले, तो वह थर्ड पर्सन का भी स्टेटमेंट एडमिशन हो सकता है। रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इन मैटर ऑफ डिस्प्यूट। नाउ व्हेन एडमिशन मे बी प्रूव्ड, कब एडमिशन प्रूव्ड किए जाएंगे, या फिर कहें रिलेवेंसी ऑफ एडमिशन, कब कब एडमिशन रिलेवेंट माने जाएंगे। सेक्शन 19 में यह लिखा गया है कि जर्नल रूल यह है कि इफ़ अ पर्सन मेक एनी एडमिशन स्टेटमेंट, वो अपने अगेंस्ट दे रहा है, अपने खिलाफ दे रहा है, तभी वह स्टेटमेंट एडमिशेबल होगा। इट मीन्स सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट आर एडमिशेबल और रिलेवेंट, नोट सेल्फ सर्विंग। सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट वह होते हैं जो पर्सन अपने फेवर में कुछ बोल रहा है। ऐसे स्टेटमेंट एडमिशेबल और रिलेवेंट नहीं होंगे। यह हमारा जनरल रूल है, लेकिन सेक्शन 19 इसके एक्सेप्शन से डील करता है कि कब सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट भी एडमिशेबल होंगे। कोई पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है व्हेन ही इज़ अबाउट टू डाई एंड ही टेल्स अबाउट द कॉज ऑफ हिज डेथ, तो वह स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 26 के अंदर रिलेवेंट माना जाता है। लास्ट मोमेंट पर अपने डेथ के कोई पर्सन यह बता रहा है कि उसकी डेथ किन कारणों से हुई, तो वह स्टेटमेंट सेल्फ सर्विंग होने के बावजूद भी एडमिशन कंसाइडर किया जाएगा। नेक्स्ट, स्टेटमेंट अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी विच फॉल अंडर सेक्शन 12 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगर कोई स्टेटमेंट एडमिशन करता है कि स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी के एग्जिस्टेंस के बारे में और वह स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी रिलेवेंट है और या फिर इशू में है। रिलेवेंट कौन से सेक्शन में बता रहे हैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 12 में बताया गया है रिलेवेंट के बारे में। और जब वह स्टेटमेंट दिया गया है तब वह एग्जिस्टेंस में है और साथ ही कुछ ऐसे कंडक्ट भी किए गए हैं जिसकी वजह से हम यह कह सकते हैं कि वह स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी का गलत होना या ना होना इम्पॉसिबल है। ऐसे स्टेटमेंट सेल्फ सर्विंग होने के बाद भी एडमिशन किए जा सकते हैं। थर्ड है कि एडमिशन की वजह किसी और तरीके से वो स्टेटमेंट जो कि सेल्फ सर्विंग है रिलेवेंट हो रहा है, तो वह भी प्रूव किया जा सकता है।
तो हमारे ये 3 एक्सेप्शन हैं जो सेक्शन 19 से डील करते हैं। अब हमारा आएगा सेक्शन 20। सेक्शन 20 को पढ़ने से पहले हम सेक्शन 15 को देखते हैं। सेक्शन 15 में हमने पढ़ा कि एडमिशन ओरल, डॉक्यूमेंट्री या फिर इलेक्ट्रिक फॉर्म में हो सकता है। और सेक्शन 58 में हमने देखा कि किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को सेकेंडरी एविडेंस में इंक्लूड किया जाता है या किसी ओरल एविडेंस को भी सेक्शन 58 में ही इंक्लूड किया जाता है जो डील करता है सेकेंडरी एविडेंस से। फिर सेक्शन 54 में हमने देखा कि हम किसी भी फैक्ट को ओरल एविडेंस से प्रूफ कर सकते हैं एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को नहीं कर सकते। फिर हम सेक्शन 16 में देखते हैं कि सेकेंडरी एविडेंस जो डॉक्यूमेंट से रिलेट हैं उनको किन सिचुएशन में कोर्ट में दिखाया जा सकता है या फिर वह कब कोर्ट में एडमिशेबल होंगे। हम सेक्शन 20 देखते हैं। व्हेन ओरल एडमिशन आर टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रिलेवेंट। कब ओरल एडमिशन जो कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में है वह कब रिलेवेंट होगा। जनरल रूल तो यह है कि ओरल एडमिशन कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिलेवेंट नहीं होता, जैसे कि हमने अभी सेक्शन पढ़े हैं, देखे हैं पीछे। बट इफ़ पार्टी यह प्रूफ कर देती है कि जो वह ओरल एडमिशन दे रहे हैं सेकेंडरी एविडेंस का कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, वह अंडर सेक्शन 60 के अंतर्गत लायबल हैं या एलिजिबल हैं, वह सारी कंडीशन फुलफ़िल कर रहे हैं जो सेक्शन 16 में दी गई हैं, तभी वह सेकेंडरी एविडेंस ओरल एडमिशन दे सकते हैं किसी भी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट का, और वह रिलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 20। या फिर उस डॉक्यूमेंट की जेन्यूननेस को लेकर क्वेश्चन आता है, इस सिचुएशन में भी ओरल एडमिशन से प्रूफ किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 21 विच डील एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रिलेवेंट। अब तक हमने जो भी सेक्शन पढ़े हैं वह हमने क्रिमिनल और सिविल केसेस दोनों से रिलेटेड पढ़े हैं, लेकिन यह सेक्शन 21 सिर्फ सिविल मैटर से ही डील करता है। आइए देखते हैं। इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रिलेवेंट इफ इट मेड either upon an express condition that evidence of it is not to be given, or under circumstances from which court can infer that parties agree together that evidence of it should not be given। इसका मतलब हुआ कि सिविल केस में ऐसे एडमिशन रिलेवेंट नहीं होंगे जो इस एक्सप्रेस कंडीशन पर दिए गए हों कि इनका एविडेंस नहीं होगा, या फिर उन सर्कमटेंसेस में दिए गए हों जिससे कोर्ट यह अनुमान लगा सकती है कि पार्टीज़ ने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर एग्री हुए हैं कि इनका एविडेंस नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे एडमिशन सिविल केसेस में रिलेवेंट नहीं होंगे। नाउ मूव टू लास्ट सेक्शन ऑफ एडमिशन, सेक्शन 25 which deal admission as estoppel। सेक्शन 25 कहता है कि admission are not conclusive proof of the matter admitted but it may operate as an estoppel। ऐसा नहीं है कि एडमिशन की कोई वैल्यू नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि एडमिशन बिल्कुल पत्थर की लकीर मान लिया जाए। कोई पर्सन डिनाई नहीं कर सकता जो उसने एडमिट किया है। एडमिशन ट्रीट किया जाता है इस्टोपल की तरह जो डील करता है सेक्शन 121 टू 123 कि किस पर बिलीव किया जाना चाहिए और किस पर नहीं।
ऐसा नहीं है कि जो स्टेटमेंट एडमिट किया गया हो कोर्ट उस पूरे पर बिलीव करे या फिर पूरे को निगलेक्ट कर दे। वह उसका कुछ पोर्शन पर बिलीव कर सकती है और कुछ पोर्शन पर नहीं। यह सर्कमटेंसेस पर डिपेंड करेगा। हमारा एडमिशन टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कन्फेशन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।